हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ना है लेखन कला और शहरी जीवन। ये 11th का क्लास है और ये फर्स्ट क्लास है। और जो फर्स्ट क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, वो है लेखन कला और शहरी जीवन। तो आज इस चैप्टर को जो है पढ़ना है। मेसोपोटामिया नाम। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, जो मेसोपोटामिया का जो नाम है वो क्यों पड़ा, इसका क्या अर्थ है, ये तमाम बातें जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यूनानी भाषा के दो शब्दों मेस यानी मध्य और पैटोमेस यानी नदी से मिलकर बना है। इसीलिए इसे मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अब इसकी अगर हम भौगोलिक पहचान की बात करते हैं, तो भौगोलिक पहचान और नामकरण। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो दो नदियों के बीच की जो भूमि है, उसी के कारण जो है उस क्षेत्र का नाम मेसोपोटामिया पड़ा। यह क्षेत्र आज के इराक में स्थित है। समय के साथ इसके अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न नामों से जाना गया है। तो जिस मेसोपोटामिया के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आज के वर्तमान के इराक के क्षेत्र में ये मौजूद है, अर्थात ये इराक ही है। अगर इसमें हम और डिटेल में जानने का प्रयास करें, तो सुमेर और अक्कद इतिहास के शुरुआती काल में दक्षिणी शहरीकृत भाग को इस नाम से जाना जाता था। बेबीलोनिया 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन का एक प्रमुख शहर बना, तब दक्षिण क्षेत्र को यह नाम मिला। अगर असीरिया की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 1100 ईस्वी पूर्व जब उत्तर में असीरियाइयों ने अपना राज्य स्थापित किया, तो वह क्षेत्र असीरिया कहलाया। तो ये तो रही इसकी भौगोलिक पहचान की जो है वो जानकारियाँ। अगर हम इस पे आगे बात करते हैं, भाषाओं का क्रमिक इतिहास। यहाँ की भाषाओं का बदलना इस सभ्यता के सांस्कृतिक पहचानों को दर्शाता है। अगर हम इसकी कालखंड, भाषा और विवरण की बात करते हैं, तो अगर आरंभिक कालखंड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें सुमेरी भाषा देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम विवरण की बात करते हैं, तो मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा है सुमेरी भाषा। अगर हम 2400 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, तो अक्कदी ये भी एक भाषा है। और अक्कदी बोलने वाले के आने से इसे सुमेरी का स्थान ले लिया। तो जो सुमेरियन भाषा थी, उस भाषा की जगह जो है अब अक्कदी भाषा ने 2400 ईस्वी पूर्व में स्थान ले लिया। अगर हम 336 ईस्वी से 323 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, अर्थात 336 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, तो अक्कदी जो भाषा है, ये सिकंदर के समय तक क्षेत्रीय बदलावों के साथ जो है ये भाषा चलती रही है। अब हम अगले टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो 1400 ईस्वी पूर्व, तो इस समय जो भाषा थी वो थी अराक माइक। इसका प्रवेश शुरू हुआ जो हिब्रू से मिलती जुलती थी। अब 1000 ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करते हैं, तो अराक माइक भाषा की यहाँ बात हो रही है। यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी ये भाषा। आज भी इराक के कुछ हिस्सों में ये भाषा जो है वो बोली जाती है, और ये भाषा वहाँ पे मौजूद है। अगर हम मेसोपोटामिया की विश्व को देन की अगर हम बात करते हैं, मेसोपोटामिया ने विश्व को क्या दिया है, तो यह सभ्यता अपनी 4 प्रमुख भाषाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबसे पहला, संपन्न शहरी जीवन।
व्यवस्थित नगरों की शुरुआत यहीं से हुई है। अगर विशाल साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो समृद्ध लिखित कहानियां और दस्तावेज जो है ये मेसोपोटामिया की ही देन है। अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणनाओं की जटिल प्रणालियां भी मेसोपोटामिया की देन है। अगर खगोल विद्या की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान भी मेसोपोटामिया के द्वारा विश्व को दी गई जानकारियां है। अगर हम लेखन प्रणाली का विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो 2000 ईस्वी पूर्व के बाद यहाँ की लिपि और भाषा का इतना प्रभाव बढ़ा कि तुर्की, सीरिया और मिस्र के फ़ाराओं के साथ भी इसकी माध्यम से पत्र व्यवहार होने लगा था। तो इसका लेखन विस्तार भी जो है काफ़ी बड़ा हो चुका था। अगर पुरातत्वीय खोज और इतिहास के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में उत्खनन का कार्य जो है वो 1840 के दशक में शुरू हुआ। इसकी खास बातें अगर इसकी खास बातों पर अगर हम ध्यान दें तो लंबी अवधि खोजे गए साक्ष्य, अगर इन दोनों को अगर हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं तो यहाँ कुछ स्थलों पर खुदाई दशकों तक चली जो भारत के किसी भी स्थल की तुलना में कहीं अधिक लंबी थी। तो मेसोपोटामिया में जो उत्खनन का जो कार्य हुआ है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक हुआ है। भारत के किसी भी क्षेत्र में इतने लॉन्ग टाइम पीरियड तक खुदाई का कार्य नहीं हुआ था। अगर हम खोजे गए साक्ष्य की बात करते हैं तो केवल इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कपड़े और औजार ही नहीं मिले बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। ये अलग की बात है, ये मिट्टी की पट्टिकाएं पे लिखी होती थी, लेकिन इतनी भारी संख्याओं में दस्तावेजों का मिलना ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है जो वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे। अगर हम यूरोप के लिए महत्व और बाइबल का संबंध की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमें देखने को मिलता है यूरोपीय विद्वानों और यात्रियों की मेसोपोटामिया में गहरी रुचि के पीछे धार्मिक और ऐतिहासिक कारण थे। जैसे में पूर्वजों की भूमि, ओल्ड टेस्टामेंट, जल प्लावन, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये संबंध रखते हैं। अगर हम एक एक की बात करते हैं पूर्वजों की भूमि की तो वे इसे अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। अब किसी भी क्षेत्र को अपने पूर्वजों की भूमि मानना मतलब उस क्षेत्र से विशेष लगाव। बाइबल के इस भाग को सुमेर का उल्लेख सिमार के रूप में मिलता है जिसका अर्थ होता है ईंटों से बने शहरों की भूमि। तो यहाँ की सभ्यताएं काफी उन्नत अवस्था में पहुंच चुकी थी। अगर हम जल प्लावन की बात करते हैं तो 1873 ईस्वी में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने एक विशेष अभियान को फंड किया ताकि ऐसी पट्टिकाएं खोजी जा सके जिस पर बाइबल में वर्णित महान बाढ़ की कहानी लिखी हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सभी मेसोपोटामिया की ही देन है। अगर शोध के नज़रिए में बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में शोध का एकमात्र लक्ष्य बाइबल की कहानियों को अक्षरशः सत्य साबित करना था, लेकिन समय के साथ दृष्टिकोण बदला। तो शुरुआत में इस सभ्यता की जो खोज की गई इसका मुख्य कारण था जो बाइबल में जो कहानियां लिखी है उसको यथार्थ में सिद्ध करना। लेकिन इसके ठीक उलट ये जो है इसका दृष्टिकोण ही बदल दिया। 1960 का दशक अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये माना जाने लगा कि बाइबल की कहानियां पूरी तरह सच न होकर इतिहास के बड़े बदलावों को व्यक्त करने का एक तरीका था। आधुनिक तकनीक की अगर बात की जाए तो पुरातत्विक तकनीकों और बेहतर हुई। अगर नया केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो अब केवल राजाओं या धर्म पर नहीं बल्कि आम लोगों पर जीवन पर भी शोध होने लगा। यह विवरण स्पष्ट करता है कि मेसोपोटामिया केवल दुनिया की पहली शहर सभ्यता थी बल्कि यह आधुनिक इतिहास, लेखन और पुरातत्व विज्ञान के विकास का भी केंद्र रही है।
तो ये न कि पहला शहरीय सभ्यता थी, बल्कि यहाँ कला, विज्ञान, तमाम चीज़ें जो है वो उन्नत अवस्था में मिली है, पाई गई है। और ये दर्शाता है जो कहीं न कहीं जो ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये अपने टाइम पीरियड की बहुत ही उन्नत सभ्यता थी। अगर हम बाइबल की एक कहानी को अगर लें, तो हमें क्या देखने को मिलता है? बाइबल के अनुसार जब जल प्लावन पृथ्वी का संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जलवापन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत ही विशाल नाव बनाई जिसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और वह जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जीव सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो है जीव शूद्र या उतना पिसिस्टम कहा जाता है। तो ये जो कहानियां हैं ये कितनी सच है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रमाण सिर्फ बाइबल बुक में ही मिलता है। और यथार्थ की अगर हम बात करते हैं तो यथार्थ में तो ये है नहीं, और न ही इसका कोई प्रमाण मिलता है। ये सिर्फ कहानियाँ बाइबल में ही लिखी गई है। अब ये कितनी सत्य है और कितनी जो है ये झूठ है, ये घटना, ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और अब से 11th के स्टूडेंट के लिए जो है वो नियमित रूप से हिस्ट्री का क्लास इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इस पे आपकी 11th की जो है वो पूरी क्लास जो है वो आप लोगों की वो कंप्लीट करा दी जाएगी। जय हिंद।